जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत में किसे अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? वर्ल्ड वाइड फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है और इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में ग्लेड यानी स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी ग्लेड यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था, जिसने 1987 में अपना नाम बदल करके और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर लिया। भारत में इसकी स्थापना 27 नवंबर 1969 में 1969 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा भारत में शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि भारत में एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे। विश्वनाथन आनंद जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन, जो भारत में सबसे पहले खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी, और इनको यह पुरस्कार 1991 में दिया गया था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे नागरिक सम्मानों से सम्मानित किए गए भारत के ये खिलाड़ी, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण थॉमस अजान ने किस खेल संगठन के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है? जी हां, करप्शन और डोपिंग के आरोप के कारण इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थॉमस अजान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और आपको बता दूं, थॉमस अजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वर्ष 2000 से ही अध्यक्ष थे, जबकि इससे पहले 1976 से वर्ष 2000 तक इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रहे थे और हंगरी देश के निवासी हैं। जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सही भी पाए गए, तब थॉमस अजान के द्वारा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से अपने 44 वर्ष के लंबे करियर को अंततोगत्वा बाय बाय कर दिया और वर्तमान समय में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अध्यक्ष होंगी उर्सुला, जो कि एक अमेरिकी स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कोई हुई है, कोई पहली महिला अध्यक्ष है, तो वो है अमेरिका की उर्सुला। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जिसकी स्थापना 1905 में 1905 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फेई फेई किस खेल का शुभंकर है? जी हां, आपको बता दें, वर्ष 2022 में एशियन खेल का आयोजन चीन में किया जाएगा और वैसे तो एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से शुरू हुआ। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में भी ओलंपिक खेलों की तरह पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी चाइना से ही, और वर्ष 2022 में पैरा एशियाई खेलों का शुभंकर बनाया गया है फेई फेई। पैरा एशियाई खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? बिल्कुल उसी जगह, उसी स्थान पर जहां पर कि एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में किया जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीन की। चीन में ही एशियाई खेलों का आयोजन होगा और उसके बाद उसी स्थान पर पैरा एशियाई खेल खेले जाएंगे, जिसके लिए शुभंकर बनाया गया है फेई फेई। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि यह चौथा पैरा एशियाई खेल है जिसमें कुल 22 खेलों को सम्मिलित किया गया है। ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग पहली बार खेल इस कंपटीशन में सम्मिलित किए गए हैं। फेई में
पहला फेई का मतलब है उड़ता हुआ पक्षी, जबकि दूसरे फेई का मतलब है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए एथलीटों के द्वारा शारीरिक और मानसिक परिश्रम के लिए प्रेरित करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस खेल संगठन ने ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है? जी हाँ, ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन मतलब ऑनलाइन प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। और इस प्रोग्राम के तहत ऐसे व्यक्ति जो एज ए ट्रेनर प्रशिक्षक के रूप में फुटबॉल से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया है। किसने? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। भारत में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली द्वारिका। और प्रफुल्ल चंद्र पटेल वर्तमान समय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारत में ऑनलाइन ट्रेनर एजुकेशन प्रोग्राम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा साई के सहयोग से किया जाएगा, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न किया जाएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1984 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड स्थित है। और वर्तमान समय में संदीप प्रधान साई के डायरेक्टर जनरल हैं। साई जो कि भारत के खेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, पीवी सिंधु पहली भारतीय है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत और पीवी सिंधु पहली भारतीय है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। पीवी सिंधु वर्ष 2016 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और साइना नेहवाल के बाद दूसरी ऐसी शटलर हैं जिन्हें ओलंपिक खेलों में पदक जीतने में सफलता प्राप्त हुई है। और उनके जीवन से संबंधित पुस्तक है, खेल कैरियर से संबंधित पुस्तक है सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसके लेखक हैं वी कृष्ण स्वामी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? जी हाँ, किसान रथ मोबाइल ऐप भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जारी किया गया है। और किसान रथ नामक मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। और यह मोबाइल ऐप किसानों को उनकी रबी की फसल तथा बागवानी से संबंधित फसलों को प्राथमिक परिवहन के लिए, प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा बताया गया। खाद्य फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में मोबाइल ऐप की क्या भूमिका होगी, हमारे समझ से तो खैर परे है, ये कृषि मंत्री जी ही बता सकते हैं। वैसे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाएगा? जी हाँ, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। आपको बता दें, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट के द्वारा वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया, जिसे 1983 में यूनेस्को के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और तब से वर्ष 1983 से ही 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मनाया जा रहा है। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व प्रसिद्ध साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस को कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया। यह किस? अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस को कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध साइकिल प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस को कोविड महामारी के कारण स्थगित किया गया। इसका आयोजन फ्रांस के शहर रिवेरा में किया जाना था। कहां पर? रिवेरा में। और आपको बता दें, वर्ल्ड एशियन साइकिल कंपटीशन टूर डी फ्रांस, जिसकी शुरुआत
1903 में ही हुई थी और अब तक सिर्फ 2 बार इस कंपटीशन को कैंसिल किया गया था। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, दूसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान और तीसरी बार 2020 में। इसका आयोजन किस देश में किया जाता है? फ्रांस में किया जाता है। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बी.आर. बुसकुटे का निधन हो गया। यह किस प्रदेश से थे? जी हाँ, सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। आप एक अच्छे लेखक भी थे जिसका संबंध बंबई से था और बंबई जिसे कि अब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है जिसमें रोगी को चोट लग जाने के बाद उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस प्रॉब्लम को ही, इस समस्या को ही हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है और फ्रैंक श्रावेल के द्वारा वर्ष 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020 में इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था पद्म भूषण से सम्मानित अशोक देसाई की मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? जी हाँ, अशोक देसाई जो कि भारत के 10वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1996 से 1998 का रहा था। इससे पहले 1989 से 1990 तक आप सॉलिसिटर जनरल की भी भूमिका निभाए और पिछले दिनों आपका देहांत हो गया। ये था आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।